बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज ऑफ कोर्स जुम्मे का बाबरकत दिन है और जुम्मे के रोज़ हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप सबको जुम्मा मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे, हर सेकंड हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट दिन की, जो आज के दिन मनाया भी जाता है पूरी दुनिया में। आज के दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक और उनके हिसाब से हम आज का ये दिन मना रहे हैं। और ये दिन मनाने का रीज़न क्या है? बेसिकली खाने की चीज़ों के अंदर सेफ्टी पैदा करना, आपके मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना। होता यह है कि व्यूअर्स, एक तो हम आज के दिन बड़े लोग जो हैं ये कहते हैं कि बाहर के खाने ना खाएं, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, वो बहुत बेहतर हैं। वो अपनी जगह एक चीज़ ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपने बाहर से भी लेनी है वो बनी किस तरीके से है, उससे ज़्यादा टेंशन और परेशानी की बात ये होती है कि वो उगी कहाँ पे है, उस पर किस किस्म का पानी डला हुआ है, किस किस्म के पेस्टिसाइड्स यानी कि किस किस्म के केमिकल वगैरह उसके ऊपर डले हैं उसको उगाने के लिए। और फिर जब उसको किसी भी बंदे ने ख़रीदना था तो ख़रीदने और उसको काटने या उसके उगने के बाद कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस से उसको गुजारा गया ताकि वो ख़राब ना हो और लंबा टाइम जो है वो चल सके। अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो पे ज़ैनब गोंदल आती हैं, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। मैंने एक दफ़ा ज़ैनब से पूछा कि भाई ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? कहती है आप ही एक एक चीज़ यानी कि फार्म से टेबल तक के जो बीज आपने बोया, उसको उगाया, उसके बाद या आपने जिन मुर्गियों को या गाय भैंस वगैरह को या मटन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहाँ पे पैदा हुए, क्या वो जानवर बीमार था, क्या उसके मसाइल थे, फिर उसका क्या वो एक हेल्दी जानवर था जब उसको ज़िबा किया, फिर उसको किधर रखा, किस तरीके से रखा, उसमें कोई कंटामिनेशन बैक्टीरिया तो नहीं आई और वो हमारे तक पहुँचा कैसे। इसी तरह जिस तरह मतलब सब्जियां फल वगैरह की बात होती है, क्या उन पे केमिकल डाले, क्या किया, क्या पानी डाला, कितना उनको साफ़ सुथरा रखा और फिर वो जब तक हमारे पास पहुंचा उस पर वो किस किस प्रोसेस से गुजरा। खाना तो बाद में बनता है, पहले तो वो उगता है। दूध की भी अगर बात करें, दूध सिंपल निकाल के हमारे घरों में डब्बों में डाल के तो नहीं पहुंचता ना। वो दूध निकाला जाता है, फिर उस दूध को पैस्चराइज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह बड़ी डिफरेंट चीज़ों से उसको गुजार के फिर उसको डब्बे में डाला जाता है। वो डब्बा किस टेम्परेचर में रखा जाता है, फिर वो डब्बा आपके घर पहुंचता है। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास खाना पहुंचता है वो इतनी चीज़ों से गुजर चुका होता है कि न जाने उसके अंदर किस किस किस्म के केमिकल और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक्त आपको नुकसान ना भी पहुंचाएं तो बाद में बड़ा आपका बेड़ा गर्क कर सकती हैं। प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड के जो अभी हुआ नहीं है उसकी तैयारी करना, उस पर तो मैं आगे अभी बात करूँगी। पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हर साल 600 मिलियन से ज़्यादा लोग कंटेमिनेटेड खुराक की वजह से बीमार होते हैं, जिसमें से 4,20,000 मौतें यानी कि डेथ्स यानी कि लोग फौत होते हैं। 4,20,000 हर साल दुनिया में लोग फौत होते हैं सिर्फ गंदी या बुरी खुराक खाने की वजह से। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये हम इंसानों की ज़िंदगियों की बात कर रहे हैं व्यूअर्स, जो मर जाते हैं गलत चीज़ खाने की वजह से या कोई उसके अंदर कंटेमिनेशन हुई है या कोई प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स, खाने का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के स्लोगन ये भी है कि फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन्स बिजनेस। यकीनन ये हर बंदे की बिजनेस है कि खाने को हमने किस तरीके से सेफ रखना है और किस तरीके से उस खुराक का इस्तेमाल करना है। देखिए, आप चाहे आप किसान हो या आप खाने की प्रोसेस का हिस्सा हो या आप रिटेलर हो या आप कंज्यूमर हो, आपने हर लेवल पे अपने खुराक को, अपने खाने को महफूज रखना है। अगर हम अपने नेचुरल फूड कंट्रोल सिस्टम्स को मजबूत करें, अपनी सर्वेलेंस और अपनी कोऑर्डिनेशन कैपेसिटीज़ को बेहतर करें, एनहांस करें और फूड बिजनेसेस पे भी अच्छे तरीके से नज़र रखें,
तो और आम पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन के अपने चैनल्स को ओपन रखें। तो मेरा नहीं ख्याल कि गैस्ट्रो के और पेट के इतने मसाइल और अमराज जो हैं, और बाय द वे ये जो फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि 4,20,000 लोग हर साल फौत होते हैं, उसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में नहीं इतने मसाइल होते। ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाकिस्तान जैसे मुल्क में, श्रीलंका में, इंडिया में, फिर बात कर लें अफ्रीका के ममालिक हो गए, फ़लस्तीन में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जहाँ पे इन चीज़ों का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पे ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, वो तो हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं कि भी साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल करें, बॉयल करके पानी यूज़ करें, जो खाने के अंदर भी आप चीज़ें डालें वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें बड़ा ख़ास ख्याल व्यूअर्स रखना चाहिए, ना कि हम बेवकूफ़ों की तरह मिस्टेक्स करते चले जाएं। अब एक एग्जांपल दूंगी, आगे इंशाल्लाह ईद आने वाली है, गोश्त लोग ऑब्वियसली अपने फ्रीज़र्स में अपना हिस्सा रखते हैं। अब क्या करेंगे कि 6-6 महीने, 3-3 महीने वो गोश्त फ्रीज़र में पड़ा रहता है कि किसी मौके पे निहारी बनाएंगे, किसी मौके पे पाए बनाएंगे, किसी मौके पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो वो गोश्त जो फ्रीज़र में इतना अरसा पड़ा हुआ है, चाहे आपने फ्रेश ज़िबा किया, प्रॉपर उसके मामलात किए, उसे अच्छे तरीके से स्टोर किया, 6 महीने गोश्त का या 3 महीने गोश्त का फ्रीज़र में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अगर आपने गोश्त फ्रीज़ किया भी है तो 2-3 हफ्ते के अंदर उसको कंज्यूम करके मुकाएं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बिजली आती है, जाती है, आती है, जाती है, तो अगर बिजली जा रही है और 1-1, 1.5 घंटा वो फ्रिज बंद हो रहा है, देखिए व्यूअर्स, गारंटी नहीं आप दे सकते कि चीज़ कंटेमिनेट नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है फिर वापस ऊपर जा रहा है। सो हमें ख़ास ख्याल रखना है इन चीज़ों का पर्सनल लेवल पे। अब प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो या जो हम मतलब एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक चीज़ हो रही है, जब हम उस चीज़ को का ख्याल रखते हैं तो वो कैसे रखते हैं। व्यूअर्स, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी, कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद लोगे तो जब प्यास लगेगी तो आप परेशानी और टेंशन में नहीं आओगे। वही वाली बात है खाने के मामले में। हमारे खाने के सिस्टम्स इतने अच्छे और इतने सॉर्टेड होने चाहिए कि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब आम की फसलें ख़राब हुई टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, क्या हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। और जो आम उगाने वाले लोग हैं, इसी तरह वीट जो है जिसको हम वो बुलाते हैं, अल्लाह व्हाट डू वी कॉल वीट, वीट को अंग्रेज़ी में, उर्दू में क्या कहते हैं, गंदुम। हाँ जी, गंदुम। लग रहा है ऊपर कोई सुन नहीं रहा मुझे। एनीवे, सो गंदुम जो है एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम गंदुम को देखें एज अ प्रोडक्ट, तो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट भी होती है गंदुम की। तो इतना बुरा नुकसान लोगों ने बर्दाश्त किया कि बाहर भी नहीं जा पाया और पाकिस्तान में भी कमी हुई। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। देखिए, ऐसे इंसिडेंट्स तो वन ऑफ हो जाते हैं कि किसी ने कोई नूडल खाई, किसी बच्चे ने, हमने सुना तो वो बच्चे की डेथ हो गई उसको खाने के बाद। किसी रेस्टोरेंट में हम गए तो कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, या आपने बाल देखा खाने में, या आपने कोई कॉकरोच देख लिया। अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे बीज ज़मीन में लगाया जाता है, या किसी जानवर को पाला जाता है, या दूध आपने वहाँ से लिया होता है, या कोई भी आपने ऐसी चीज़ ली हो। और व्यूअर्स, जितना ज़्यादा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे उतने ज़्यादा नुकसानों से हम बचेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जहाँ फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे राइट चीज़ों को कंज्यूम करना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ अनम हमारे साथ हैं, उनसे भी हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनम। शेफ़ कम और एक्ट्रेस / मॉडल ज़्यादा लग रही हो, खैरियत है? मेन्यू मुझे इतना लंबा सा पहुँचा दिया है कि आज मैं ये बनाऊंगी। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, जब मैं अपनी टेरिटरी में आके खड़ी हो जाती हूँ तो बस फिर मेरा मेन फोकस जो है वो ही होता है। पिन्नों के साथ ना अपना दुपट्टा भी लगा दिया कि मैं डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। आज जो रेसिपी हम रेडी करने लगे हैं, जिसके लिए आप मेरे पास आएंगी और आप मेरे साथ जो है हेल्प कराएंगी, क्योंकि हमने 3 चीज़ें बनानी है। बंदा घर पे भी हांडी रोटी करे तो इधर आके आपके साथ भी हांडी रोटी करे, ये अच्छा मजाक है। मज़ेदार बात है कि जब मैं अपने घर में भी खाना बनाती हूँ तो मैं अपनी बहन को ज़रूर उसमें जो है इन्वॉल्व करती हूँ कि आओ, तो वो मुझे अक्सर कहती है छोटी बहन को करती हो ना, बड़ी बहन को नहीं करती। हाँ, ये बात है, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके डन है। अच्छा, ये बता दो कि आज हमारा मेन्यू क्या है जो हम व्यूअर्स
अभी वो मेन्यू बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रेक के बाद हम ये सेगमेंट कर क्यों रहे हैं। जी, आज हम बनाएंगे अल्फ्रेडो पास्ता विद ग्रिल चिकन। उसके साथ हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। हम दो तरह से गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, विद चीज़ एंड विदाउट चीज़। और उसके साथ जो है हम बनाएंगे कोल्ड सैंडविचेस, अगेन वेजिटेबल कोल्ड सैंडविचेस। आप उसको प्लेन एग सैंडविचेस में भी कर सकते हैं या चिकन कोल्ड सैंडविचेस भी कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। तो ये मतलब जब हम सैंडविचेस बनाएंगे तो आपके पास वैरायटी आ जाएगी, क्योंकि हाई टी के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये 3 चीज़ें हम रेडी करते हैं। व्यूअर्स, हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि अल्फ्रेडो पास्ता भी आपको यहीं पे बनाना सिखाएंगे, सैंडविचेस भी अभी ही हम बनाएंगे। ये नहीं है कि एंड में हम आपको दिखाएंगे हमने क्या तैयार किया, सारा कुछ यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको रेडी करके देंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आप लोगों की चीज़ें पहले से बनी हुई होती हैं, वो आप दिखा के फिर एंड में शो में दिखा देते हैं, तो हम जब घर पे बनाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है। व्यूअर्स, अगर आप तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो निहारी पाए भी बहुत टाइम नहीं लेते बनने में। तैयारी के साथ आपने आगे बढ़ना है। अब जैसे कि पहले से पास्ता बॉईल किया हुआ है, चीज़ें कट की हुई हैं, चॉप की हुई हैं, ये 15-20 मिनट की आपने तैयारी पहले कर ली, तो जब आपने ऑन द स्पॉट चीज़ तैयार करनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आज हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने घरों में अपने टाइम को कितने अच्छे से मैनेज करके 2-2, 3-3 चीज़ें। और देखें, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से इंसान इरिटेट भी होता है और किचन में इतना वक्त गुजारने को दिल भी नहीं चाहता। सो क्विक रेसिपीज़ जो बच्चे भी इंजॉय करें, बड़े भी इंजॉय करें। अब गार्लिक ब्रेड हो, सैंडविचेस हों और साथ में पास्ता बना हुआ हो, तो आप मेहमान भी 4-6 बुला लें तो बड़ा इंप्रेसिव आपका दस्तरखान तैयार हो जाता है। सो ब्रेक के बाद शेफ़ अनम से हम ये सारी चीज़ें बनानी सीखेंगे, कुछ मैं भी हेल्प कराऊंगी, लेकिन लेट्स सी कि क्या ये तीनों चीज़ें 15-20 मिनट के टाइम में बन सकती हैं। जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ अनम शेख के किचन के अंदर। जी अनम। जी जुगन आपी, आज की जो रेसिपी है उसको करते हैं स्टार्ट, जो कि हम अल्फ्रेडो पास्ता और साथ में ग्रिल चिकन, उसके साथ गार्लिक ब्रेड विद चीज़ एंड विदाउट चीज़, और साथ में जो है कोल्ड सैंडविचेस। तो अच्छा, हमने सबसे पहले गार्लिक ब्रेड बनानी है। सबसे पहले गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं। गार्लिक ब्रेड के लिए जो है बटर यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बटर। आप मुझे ट्रे दे दो। जी, मैं ट्रे में मैं फिर आप जब एक बार मिक्स बना लेंगी ना, तो ब्रेड पे लगा के पीसेस में आपको रख दूंगी। मैं यहाँ पे आप रख लें, मैं यहाँ से ये मिलकर उठा लेती हूँ। नहीं, मैं गोद में रख लेती हूँ, आपके पास स्पेस बन जाएगी। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। हाँ, और ये हमने इधर रख दिया। हाँ, ठीक है ना, आप इधर रख लिए। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है हमारे पास मेल्टेड बटर। ठीक है जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे पास ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ज़रा कम रखेंगे करेंगे तो वो खुद ही हो जाएगा। अच्छा, ये है, मैंने इसको ऑलिव ऑयल में कर लिया था बेक, तो उससे बड़ा अच्छा सा एक बर्न फ्लेवर आता है गार्लिक के अंदर। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में इसके अंदर जाएंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। अच्छा, फ्रेश कोरिएंडर से क्या होता है कि बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपने इसको विद स्टैम्प्स करना है, विद स्टैम्प्स जब फ्लेवर आएगा तो वो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि फ्लेवर देना है। थोड़ी सी क्रश रेड चिली ऐड करेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी हम बिल्कुल 1/3 टीस्पून से भी कम और एक पिंच के हिसाब से हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा जरूर डालेंगे क्योंकि हाँ जी, अक्सर बटर जो होता है वो अनसॉल्टेड बिल्कुल होता है। तो वैसे ये सॉल्टेड बटर है, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे बटर सॉल्ट इसके अंदर। और सॉल्ट डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास है गार्लिक ब्रेड। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैंने इस वक्त आप नॉर्मल टोस्ट पे भी बना जी बिल्कुल नॉर्मल टोस्ट पे भी बना सकते हैं। अवन को मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है तकरीबन 250 डिग्री के ऊपर, और उसकी ऊपर वाली ग्रिल को मैंने ऑन किया हुआ है क्योंकि हमने जो है सिर्फ इसको थोड़ा सा जो है वो बेक करना ताकि थोड़ी सी क्रंची हो जाए। और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर कुछ के ऊपर जो है वो चीज़ ऐड कर दें और कुछ के ऊपर जो है आप उसको इसी तरीके से। इसके साथ हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। आप चाहे तो अगर आपको चेडर अच्छी लगती है या मोज़रेला चेडर का मिक्सचर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जुगन, कुछ पे हम डालेंगे और कुछ पे नहीं डालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ पे इस पे लगा दें। कुछ बड़े लोग हैं जिनको चीज़ नहीं पसंद, तो हम उन लोगों के को भी केटर करेंगे साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब इस साइड की तरफ मैं आ जाती हूँ और यहाँ पे हम अपना चिकन को ग्रिल करने के लिए रख देते हैं।
ग्रिल करने के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट किया है, मस्टर्ड पेस्ट के साथ है, इसके अंदर मिक्स हर्ब्स है, इसमें थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है, साथ में इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। गार्लिक पाउडर के साथ आप इसको मिक्स हर्ब्स डाल के अच्छी तरीके से इसकी मैरिनेशन कर दें। अगर ओवरनाइट मैरिनेशन हुई होगी चिकन की तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है तो आप उसको हाफ एन आवर के अंदर भी जो है वो कुक कर सकते हैं। तो अब ये मैं इसमें जो ऑयल ऐड कर देती हूँ, हम बिल्कुल 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चिकन में भी ऑयल है। तो यहाँ से जो है चिकन मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। तो ये मैंने इसको पतले पतले थिनली स्लाइसेस में कट किया हुआ है, और इस तरह से जो है हम इसको सारों को जो है अच्छे तरीके से वो कर लेंगे ग्रिल। आपके पास अगर ग्रिल पैन है, ग्रिल पैन में कर लें, अगर आपको एयर फ्रायर करना है आप एयर फ्रायर कर लें, बेक करना है बेक कर लें, आपके पास ये जो सारे ऑप्शंस जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये इस तरह से जो है हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि हमें जो है चिकन का मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हमें अपना चिकन जो है वो थोड़ा जूसी ही रखना है। तो मीनवाइल दूसरी साइड के ऊपर जो है मैं अल्फ्रेडो पास्ता के लिए वाइट सॉस बनाना स्टार्ट करती हूँ, और वाइट सॉस के लिए मैं यहाँ से लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब वाइट बटर। एक बात मैं कहूँ, अब जैसे कि मैं ये बैठ के कर रही हूँ ना, ये कोई डेंजरस काम है ना, ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको टेंशन की ज़रूरत है। स्पून के साथ आप बच्चे को पकड़ाएं और आप अपने बच्चों को भी साथ में लगाएं। एग्जैक्टली एक ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव आ जाता है यार, मतलब हम क्यों इतना मुश्किल अपनी ज़िंदगी को खुद ही कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी समर है, बच्चों को समर वेकेशंस की हॉलीडे हो चुकी है, और अब आप जो है उनको इस तरह से किचन में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है। अच्छा, बटर के साथ ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है इस तरह से हमारा बटर जो है वो बर्न नहीं होता। तो इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल कर, और साथ ही जैसे ही ये स्लाइड सा जो है वो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी, ताकि हमारे बटर के अंदर एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। ठीक है जी, फ्लेवर आ जाएगा। इसको इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और मैं अपने एंड पे आप देख रहे हैं कि ब्रेड ऑलमोस्ट डन है। ब्रेड के ऊपर अब वो थोड़ा सा लगा के हम इसको बेक कर देंगे, कहानी ख़त्म हो गई। बिल्कुल। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और जो हमारे पास सॉल्ट और रेड चिली क्रश, उसका बहुत ही अच्छा जो है वो सॉस में फ्लेवर आता है। इस तरह से आपने इसके अंदर ऐड कर देना सॉल्ट और थोड़ा सा ये। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें रेड चिली क्रश ऐड की है, और इसको डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क डाल के इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि हमारा मिल्क जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी जो हमारी क्रीम अच्छा, है। ये जो चीज़ है अभी हम इन हिस्से के ऊपर, हाँ जी, इस हिस्से पे आप चीज़ डालते हैं, बाकी रिमेनिंग जो है हम अपने अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। बट बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि वो मेल्ट होके उसका वैसे ही मलीदा निकल जाना है। सो जस्ट पुट इनफ ऑन कि आपको, ओए होए होए, कुड़ी ने आग ही ला देती। इस तरह से आपने इसको जो है हल्का हल्का सा करते जाना, इस तरह से बड़ा अच्छा सा एक ग्रिल सा जो है फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है चिकन के अंदर। तो ये आपने इस तरह से चिकन को कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पर जो है वाइट सॉस जो है हमारी वो रेडी हो रही है। अब जैसे ही इसमें थोड़ा बबल आना शुरू हो देखिए, मैं आपने अवन प्री हीट किया हुआ है जी, ये हमने इसमें डाल दिया। देखिए, साइमल्टेनियसली अगर बंदा काम करता है ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब हम फुर्तियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं ना, लास्ट मिनट पे चीज़ करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो है अब अवन को पहले प्री हीट करने से क्या होगा कि आपका जो है टाइम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा, आपका जल्दी हो जाएगा। अब जितनी देर में ये चिकन रेडी हो रहा है और यहाँ पर जो है वाइट सॉस हमारी रेडी हो रही है, तो उतनी देर तक जो है हम सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं। तो सैंडविचेस के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा जो है, जगह भी साथ साथ क्लीन करते जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर का बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है।
इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़े से मिक्स हर्ब्स। अच्छा, मिक्स हर्ब्स जो है हम थोड़े से वाइट सॉस में भी ऐड करेंगे, उसका भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। अच्छा, अब ये चिकन का क्या करना है? बस आप इसको जो है वो थोड़ा सा और कुक कर ले, 1 से 2 मिनट, और फिर इसके अंदर और डाल लेंगे तो फिर हमारा जो है ये चिकन रेडी हो जाएगा। देखिए, जो बंदा कहता है ना कि चीज़ें हो नहीं पाती हैं या टाइम बहुत लगता है, आई एम सॉरी, अगर आप तरीके से चीज़ों को लेके चले, हर बंदे के ज़िम्मे कोई एक काम लगा दें कि भाई तुमने ये वाली चीज़ करनी है, तुमने ये करनी है, तो आप लोग आपस में ही मिलजुल के, घर में गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, कोई भी चीज़ है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो है मेरा ख्याल है कि जब आप किचन में जाओ तो उससे पहले ना जुगन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी मेजन प्लेस। अगर आपकी वो चीज़ें रेडी हुई हो, ये है चिकन, ये हाँ जी, आप ऑयल ऐड कर लें, वही ऐड करना तो चाह रही उसके अंदर जो है आपको, आपके पास एक मार्जिन आ जाता है, आपके पास टाइम आपका काम ऐड होता है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी रेड चिली क्रश, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा इसके अंदर सैंडविचेस में, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जो है इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अगर आप इसमें क्रश ब्लैक पेपर ऐड करें, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिग फ्रेश काट के ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अच्छी तरीके से इसको एक इसकी कोटिंग कर लेंगे, और मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क क्या करेगा, इसको थोड़ा सा एक स्वीट फ्लेवर भी देगा, और थोड़ी सी जो हमारा बैटर है उसको भी सॉफ्ट करेगा। अच्छा, अब सॉस का क्या करना है? जी, सॉस ऑलमोस्ट जो है वो कुक हो रही, थोड़ी सी मैंने कहा और थोड़ी थिक हो जाए तो हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता ऐड करने के बाद जो है फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसके ऊपर जो ये ग्रिल चिकन आपने अभी किया है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो है मैं ये ले लेती हूँ मिल्क, और इसको हम बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून ही मिल्क इसके अंदर जाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें मिल्क की ज़रूरत नहीं है, और आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और ये बैटर जो है आप बना के अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, लाइक फॉर 1-2 दिन के लिए, और उससे क्या होगा कि ये आपका जो है वो आपका कभी दिल करे राइट अवे सैंडविचेस खाने का, तो आप वो उसके अंदर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी है, तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बड़ा ही अच्छा फ्लेवर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये हो गया है हमारा रेडी, और ये आप इससे टर्न करेंगी। हाँ, वो हो गया मेरा टर्न। और अब मैं सैंडविचेस रेडी कर लेती हूँ। सैंडविचेस के लिए मैंने बेसिकली यूज़ किया है मिल्की ब्रेड। मिल्की ब्रेड का ना बहुत अच्छा सा एक मीठा सा फ्लेवर आता है सैंडविचेस के अंदर, तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। आपने अब यहाँ पे मेरे पास है क्यूकम्बर्स हैं, मुझे लग रहा है मुझे पास्ता उसमें डाल देना। जी डाल दे सारा डालना है जी, सारा डाल दें, जितना आपको लगता है कि ज़रूरत है उतना डाल लें। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब आप पास्ता ऐड करेंगे ना इसके अंदर, तो वो उसने थोड़ा सा मज़ीद थिक होना है, क्योंकि पास्ता भी एक स्टार्च वाली चीज़ है। आप देख लो कितना और डालना है। बस बहुत डाल दें, अगर सारा डालना है सारा डाल दें। हाँ जी, अगर आपको और मिल्क वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो आप डाल लीजिएगा। हाँ, क्योंकि बात ये है कि वो हमने बेसिकली तो सॉस में उसको सिर्फ कोट करना है ना। बिल्कुल। तो आपने उसको एक दफ़ा सॉस में कोट कर दिया तो आपका मेनली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो ही जाता है। जी, और यहाँ पे जो है सैंडविचेस वो भी ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब सिर्फ बारी है इनकी असेंबलिंग की। तो असेंबलिंग के लिए मैं यहाँ से 1 स्पून हम लेंगे, उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसके अंदर आपने इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे तो सारा बैटर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें जो है वो देख के करनी है। इस तरह से टमेटोज़ ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जाएंगे क्यूकम्बर्स। अच्छा, अब यहाँ पर वेजिटेबल की ऑप्शन आपकी, आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट मशरूम्स ऐड कर सकते हैं आप, इसके अंदर कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, सैलड लीव्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सैलड लीव्स ढूंढे मगर मुझे मिले नहीं। आइसबर्ग, जी आइसबर्ग यूज़ कर सकते हैं आप। आइसबर्ग बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सैलड लीफ ना अजीब वो, हाँ, थोड़ा कड़वा टेस्ट देते हैं। कड़वा टेस्ट देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ये देखें कितने अच्छे से जब आप इसको कट करते हैं तो कितनी अच्छा सा जो है कलर अंदर से जो है उसका आना स्टार्ट हो जाता है सैंडविचेस का। तो इस तरह से जो है हम ये सैंडविचेस को रेडी कर लेंगे। तो मीनवाइल साथ साथ जो है हम अपनी गार्लिक ब्रेड को भी देखते रहेंगे कि अभी वो हो रही है। हाँ जी, अभी हो रही है, बिल्कुल मासूम ब्रेड हो रही है। तो ये देखें कि कितनी जल्दी जो है वाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट चिकन जो है वो भी रेडी हो गया है। तो हमारी रेडी है जी, हमारी झटपट की जो है वो तीनों रेसिपीज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है सिर्फ थोड़े से टाइम में। वो इसलिए जुगन कि हमने जो है इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, और हमारा ज़्यादा जो है वो टाइम इस पर जो है वो इन्वेस्ट नहीं हुआ।
यही अगर अभी हम रॉ वो करते हैं, पास्ता बॉईल करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा, अब मैं ये हटा दूँ यहाँ से? जी बिल्कुल हटा दें। अब तो नहीं कुक करना है नहीं, बस बिल्कुल। चलिए, ये चीज़ आ गई हमारी। अब देखें ना, हर चीज़ को करने का एक तरीका है। एक दफ़ा आपने अपनी तैयारी वगैरह, चीज़ें वगैरह प्रॉपर तरीके से कर ली तो कभी भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा चीज़ बनाने में। अच्छा, अब आप इसके अंदर ऐड करेंगी ये मोज़रेला चीज़। अच्छा, आप इसमें चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चेडर और मोज़रेला का कॉम्बिनेशन के अंदर जो है आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि चीज़ अगर किसी को नहीं पसंद तो वो इसको स्किप भी कर सकता है। नहीं, बट अगर आप चीज़ डाल रहे हैं तो तब आप इसको थोड़ा सा पानी, सॉस को पानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको थिक करके देगा। ये देखिए, अब एक थिकनेस आ गई है इसके अंदर आपके सॉस में भी, और स्ट्रिंग्स भी बहुत अच्छे, और स्ट्रिंग्स भी बड़े अच्छे बन गए हैं। अगर आपने इसको इसके अंदर पानी अगर नहीं डालना चीज़ तो फिर आपको उस हिसाब से बाकी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ना, फिर उस हिसाब से आप या मैदा डालें या वटेवर डालें उसकी थिकनेस के लिए। अब ये देखिए, ये देखिए, हाँ कितना अच्छा सा एक स्ट्रिंग आ गया। अगर आपने इसको इस टाइम में थोड़ा सा और लिक्विडी करना है तो आप बेशक इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होकर जो है सॉस हमारी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये चीज़ भी देखते हुए जो है अपनी रेसिपी को रेडी करना है, क्योंकि अगर आपने राइट अवे सर्व करना है फिर तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ी देर रखना है तो फिर आपको जो है थोड़ा सा लिक्विडी करके छोड़ेंगे। अब देखिए ना, जस्ट सो इसका फ्लेवर टेस्ट करने के लिए कि नमक पूरा है, बिकॉज अगेन जी सॉल्ट कम है। ये ले सॉल्ट। अब हम सॉल्ट जो है थोड़ा सा डालेंगे, मिर्च वगैरह हर चीज़ पूरी है, सॉल्ट की कमी थी वो हमने डाल दिया। अब देखें, आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू डू थिंग्स एंड हाउ यू वांट टू मैनेज देम, बट ऑब्वियसली नमक, चीज़ों का बैलेंस रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़। और इसमें देखें, आपको गार्लिक जो है वो आप इस तरह से पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो पाउडर जो गार्लिक है वो वैसे भी ऐड कर सकते हैं, उसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से ये देखें, हमारे सैंडविचेस भी रेडी हो गए हैं। वहाँ पे जो हमारी गार्लिक ब्रेड है वो भी तकरीबन। हमारे पास चिकन पाउडर है? हमारे पास चिकन पाउडर नहीं है। अच्छा, ओके। बट अगर आप इस पास्ता में चिकन पाउडर भी डाल दें, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर, उसका बड़ा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। देखिए, अब साथ साथ आपके सैंडविचेस भी बन रहे हैं, आपका पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है, और हमारी गार्लिक ब्रेड भी डन है। जी, मैं स्पेस पर आऊँ यहाँ पर। ये देखिए, बिल्कुल देखें कितनी अच्छी सी जो है वो मेल्ट हो गई है, और प्लस देखेंगे ये जो बर्न्ड गार्लिक है उसका बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है जब भी आप उसको ट्राई करें। अच्छी सी क्रिस्पी सी आपकी मज़े की गार्लिक ब्रेड बन गई है। चाहे तो जब आप ये इस तरह से निकालें तो आप उसके ऊपर थोड़े से जो है ऑरिगेनो लीव्स, ये नहीं, ऑरिगेनो के फ्लेक्स आपने डाल दिए तो बड़ी ही आपकी एक वो आइडियल सी एक लुक, पिज़्ज़ा वाली लुक बन जाती है। इस पे तो नहीं डालनी। हाँ जी, तो वो हो जाता है। इस तरह से जो है हमारी तीनों रेसिपीज रेडी है। तो अगर आप कहती है तो मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ ताकि हम एक फाइनल प्रेजेंटेशन हम एक दिखा दें, बिकॉज़ यू सी द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने कोई भी चीज़ तैयार करनी है, अगर आप उसको अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलते हैं तो आपके लिए ही आसानी पैदा होती है। सो सैंडविचेस हो गए, पास्ता हो गया, गार्लिक ब्रेड हो गई, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बड़े ही आराम से, सुकून से तैयार कर सकते हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऐसा और अगर आप घर में बच्चों शच्चों को और फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं एक तरह से एज एन एक्टिविटी, तो वो आपके लिए आसान हो जाती है सिचुएशन। बिल्कुल, मेरा तो यही ओपिनियन है। ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट सैंडविचेस हो गए आपने इसके अंदर। अब बाय द वे, कोल्ड सैंडविचेस में ऐसा भी होता है कि आप मेयोनीज और बटर लगाएं और उसमें सिर्फ जो है आप खीरे लगा दें। बिल्कुल, और चीज़ की स्लाइस हाँ जी, और वो बिल्कुल वेजिटेबल चीज़ सैंडविचेस हो जाएंगे। आप अच्छा, इसमें बहुत सी आपके पास ऑप्शन है। आप इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स, चीज़, मशरूम्स, कॉर्न्स, तो ये तो फिर आपके पास अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप वैसे एग सैंडविचेस में आपको पता है कॉर्न और मशरूम बड़ा मजे का लगता है। बिल्कुल, तो वो टमाटर पसंद है डाल लें, नहीं पसंद ना डालें। आई मीन इट रियली जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बच्चों को आपने अगर बना के देने हैं इस तरह से सैंडविचेस, तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक बेहतरीन ऑप्शन है। यू नो, इट कीप्स पीपल, द किड्स बिजी ऑल्सो। सैंडविचेस तो एक ऐसी चीज़ है कि गर्मियों में आपको पता है बाहर के ममालिक में गर्मियों में तो लोग सबसे ज़्यादा सैंडविचेस का ही इस्तेमाल करते हैं।
कि तंग ना हो। बिल्कुल ऐसा, हाँ। और ये बड़े अच्छे पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। आप उसको जो है इस तरह से आजकल कौन पिकनिक पे जाए, गर्मी के मतलब मारे अगर आप खत्म हो रहे हैं किसी हम। जा रहे हैं, किसी आउट ऑफ सिटी का आपका प्लान बन रहा है, या कुछ भी कहीं पे भी अगर हैंग आउट का आप लोगों का प्लान बन रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी जो है एक ऑप्शन है हमारे पास। अब ये देखिए ना कि सारी चीज़ें आप लोगों के हम सामने ही कर रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ दिस स्टफ हैज बीन प्रिपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जी, और ये देखिए जुगन आपने जो मैं अभी गार्लिक जरा ब्रेड आपको रेडी plate की है, देती हूँ उसके जरा, अंदर कितनी अच्छी सी जो है नीचे से भी उसको एक कलर सा जो है वो आ गया है। तो ये बहुत ही एक्यूरेट टाइम था उसके लिए। तो ये स्ट्रिंग देखें मोज़रेला चीज़ का कितना अच्छा इसके अंदर आया है। और इस तरह से जो है हम कुछ ये वाले निकाल लेंगे। और अच्छा, ये जो आपने जो ड्राई वाले बनाए हैं उसके साथ पास्ता के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरनेशनली जब आपको अल्फ्रेडो पास्ता सर्व किया जाता है तो उसके अंदर जो है आपको साथ में गार्लिक ब्रेड भी दी जाती है। तो ये जो है एक अब ये देखिए ना, ये आपका पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो तैयार हो गया है। गार्लिक ब्रेड 2 किस्म की, सैंडविचेस एंड देन ऑफ कोर्स योर पास्ता। सो द पॉइंट इज ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से करें, आपके मतलब गेस्ट आए हैं व्हाटएवर, बट द फैक्ट इज मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आइडियल और क्विक तरीका मैं नहीं जानती। हमने कितनी देर में तैयार किया? आई थिंक इन अबाउट 20 मिनट्स, 25 मिनट्स मैक्सिमम। सो व्यूअर्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप उसको पॉसिबल बनाना चाहें तो। अब अनम, कितना को मुश्किल है? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। वही बात है कि अगर आपके पास मेजन प्लेस हुआ होगा, आपकी सारी चीज़ें रेडी होंगी, तो किचन बहुत ये बड़ा एक मिथ है कि आप किचन में काम नहीं, किचन में और जाना आपके बहुत सामने बड़ा है कितना को गंद मचा है। हाँ। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मैं सी कितना गंद मचा है। लेकिन साथ साथ क्लीन, देखें हमने साथ साथ क्लीन किया, हमने काम भी किया और साथ साथ उसको क्लीन भी किया। तो आपका स्टेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और तीनों चीज़ें जो हैं हमारी ज़बरदस्त किस्म की वो रेडी हो गई हैं। और सैंडविचेस रेडी हैं, गार्लिक ब्रेड जैसे कि जुगन आपी ने 2 तरह की बनाई वो भी रेडी है। और अच्छा, पास्ता के अंदर एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स, बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आता है। हाँ, तो वो पास्ता ऑलिव्स में भी ऑलिव डाल दो। ये देखो ना, धनिया आपने ऑलरेडी किया है, थोड़े से आपने वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए, उसकी लुक बड़ी खूबसूरत, उस पर वैसी ही चिकन बड़ी अच्छी लग रही है। इस पे थोड़ा सा ओरेगनो आपने स्प्रिंकल कर दिया है। वे गुड टू गो। एंड माई पॉइंट इज क्विक ईजी रेसिपीज़ बनाएं। गर्मियों में स्पेशली बंदे से नहीं खाया जाता बहुत ज़्यादा हैवी चीज़। दीज आर लाइट थिंग्स एंड वेरी कंफर्टेबली आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। खैर, थैंक यू सो मच अनम। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज आपको भाई हमने बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपके बहुत से मिथ्स को भी क्लियर करना है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यंग पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है और मैंने इनको ये कहा भी कि बड़ी खुशी हुई कि जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं वहाँ पे यंगर जनरेशन के लोग भी अब आ रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, दुनिया को हमने दुनिया के साथ चलना है। अब दुनिया हो गई है सोशल मीडिया की, अवेयरनेस की। हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन बड़ी दफ़ा आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम अभी बात करने जा रहे हैं, एक ब्रिलियंट एक प्रोग्राम है, एक सपोर्ट ग्रुप है जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। बिस्प का नाम मैंने बहुत जब छोटी थी यंगर ईयर्स में सुना था एंड आई स्टिल रिमेंबर थिंकिंग टू माई सेल्फ कि यार ये कितनी कूल बात है। आज जब लोगों से पूछती हूँ तो ओल्डर जनरेशन को पता है, लेकिन हमारा यूथ जो बार बार लोन्स की तरफ भागता है, अगर उसको पता हो कि इस किस्म की भी एक ब्रिलियंट जगह है जहाँ पे हर बंदे के लिए आसानी पैदा की जा रही है, तो वाई नॉट, लोन से पहले बंदा इस चीज़ की तरफ तो जाए। तो हमारे साथ नवीद अकबर साहब हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नवीद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मुझे पता है बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता, बिस्प यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये है क्या? जी बहुत शुक्रिया जी आपका सबसे पहले यहाँ पे मदऊ करने का। सो बुनियादी तौर पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसका जो मकसद है वो ये है कि जो सतह गुर्बत से लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी माली मामनत करना। अभी आपने लोन्स की बात की, आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फैमिली में वो है खुराक और फूड की अवेलेबिलिटी। जब तक बच्चों के पेट में खाना नहीं जाएगा तो वो ये जो कारोबार करना या बाकी चीज़ें, एजुकेशन, ये बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले खुराक की अवेलेबिलिटी। और हम जिन ख़ानदानों को सपोर्ट कर रहे हैं
ये ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उस आमदनी के साथ अपना बच्चों का पेट पाल सके। सो अगर बुरा ना मनाए सर, तो मैं ये एक बात ज़रूर व्यूअर्स को कहना चाहूँगी। अभी हम क्या बात कर रहे थे शो की शुरुआत में गाइस? यही बात कर रहे थे ना कि अच्छी खुराक, साफ़ सुथरी खुराक खानी है। खुराक खाने के लिए या ख़रीदने के लिए या उगाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। बात एंड में रोज़ी रोटी पे ही आ जाती है, और अगर रोज़ी नहीं है तो रोटी भी नहीं आनी। जी, और बिल्कुल आपने ये बात सही की। और जब पैसे नहीं होते तो अच्छी खुराक तो दूर, वो खुराक भी नहीं खाते। और सबसे जो बड़ा मसला होता है, जब आपको पता है इन्फ्लेशन पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है, हमारा बुनियादी मकसद प्रोग्राम का भी ये है कि ये जो लोग इन्फ्लेशन से या वैसे इफ़ेक्ट होते हैं, यानी वक्त के साथ होता ये है कि जो आमदनी और अखराजात के दरमियान फ़र्क है वो बढ़ता जाता है। और ख़ास कर ये जो गरीब तरीन लोग होते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी यूजुअली फ़िक्स्ड होती है, उनकी उस तरह से रेज़ नहीं होती, डेली वेजर होते हैं, अपना दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं। तो अब वो करते क्या हैं कि वक्त के साथ साथ या तो अपनी जो मील फ्रिक्वेंसी, यानी वो जो तादाद है दिन में खाने की 3 टाइम देने की, वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, या जो फूड की क्वालिटी उस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। यानी अगर उन्हें फ्रूट खाना है तो आपको पता है कि वो फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो कोई जो सब स्टैंडर्ड फूड होगा वो खाएंगे। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है प्रोग्राम का वो ये है कि हम इस इनकम और जो आमदनी और अखराजात का फ़र्क है, इसको जो है वो ख़त्म कर सकें और कम से कम रखें। तो जो हम माली मामला देते हैं और उसको हम मुसलसल इजाफा भी करते हैं, हम उनके अखराजात के हिसाब से हर साल उसमें इजाफा भी करते हैं। तो इस वक्त गेज किस चीज़ से किया जाता है? मतलब पता है मसला क्या आता है कि कौन आए फिर, मतलब आपको पता है ना, अब जैसे कि एक खातून है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही, और उसके 2 बच्चे हैं और वो बेवा हो चुकी है, तो क्या उसको ये अप्लाई करेगा? जी अच्छा, हमारा बड़ा मैं उसको थोड़ा सा टेक्निकल अल्फाज में कहूँ तो बड़ा साइंसी बुनियादों पे ना सिलेक्शन का प्रोसेस है। हम वो जो एक टिपिकल तरीका है ना कि आप डिस्क्रिशनरी या किसी के कहने पे या किसी के हाँ, ये देखिए, सॉरी मैं नवीद साहब ये बड़ी ब्लंटली आपको ऑन एयर कहूँगी, बुरा ना मनाइएगा, आप आए अब इसकी बात करने के लिए, लेकिन जो मसले होते हैं वो बताने ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर तो ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है, क्योंकि देखिए अवाम अक्सर ये कहती है हुन जानने वालों को ही मिलेगा, या मतलब किसी ने अगर सिफारिश कर दी, आई एम सॉरी, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, तो अगर जान पहचान पे ही देना है तो कोई भी अवाम का बंदा क्यों उसके लिए ट्राई करेगा? हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए एग्जैक्टली इस मिथ को पिछले 15 सालों में दूर करने की कोशिश की है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं डायरेक्टर जनरल हूँ इस प्रोग्राम का, और अक्सर जब मैं गाँव वगैरह में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मुझे प्रोग्राम में शामिल करें, तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है प्रोसेस को फॉलो किए बगैर, ये वेटिंग प्रोसेस है किसी को। जी, हमारा निज़ाम ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में घर घर जाते हैं बिला तफरीक। हम ये नहीं देखते कि कोई ये जो घर है या अमीर बंदे का या गरीब बंदे का। हम एक 63 सवालों के ऊपर मुश्तमिल एक हमारा सवालनामा होता है, और हर सवाल के जवाब के अगेंस्ट उसका एक स्कोर होता है, नंबर होता है। अब सवाल पूछने वाले को ये नहीं पता होता कि किसका क्या नंबर है, जवाब देने वाले को ये नहीं पता होता कि क्या। ये बेसिकली हम लोगों के जो एसेट्स हैं या सासाजात हैं घर में, ताकि अगला बंदा जो है जो सवाल कर रहा है वो भी जस्ट बिकॉज उसको अगले पे तरस आ रहा है तो उसको ये ना कहे ये वाला जवाब दे, मैं ये वाला लिख रहा हूँ। और दुनिया भर में 2 तरीके होते हैं किसी की जो है ना माशी हालत को जानने के लिए। एक होता है कि आप डायरेक्ट किसी से पूछते हैं कि अच्छा आपकी माहाना आमदन क्या है। सर, बाहर के मुल्क में तो सोशल इंश्योरेंस का नंबर होता है, आप सोशल इंश्योरेंस नंबर पे चेक करते हैं कि किसके क्या सिचुएशन है, और उस पर आपको पता चल जाता है, दूध का दूध पानी का पानी। अब हम इन टेक्नोलॉजीज की तरफ अभी पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि लोग टैक्सेस के लिए नहीं फाइल करते। बिल्कुल। और हम ये तो बड़े बुरे फंसे हुए हैं। ये जो आपने बात की ना, अब डायरेक्ट आप किसी से पूछेंगे ना कि आपकी आमदनी क्या है, तो आपने जो आगे बात की, जो लिखने वाला है उसके पास ये पावर होगी कि अच्छा मैंने इस फैमिली को सपोर्ट करना है या फैसिलिटेट करना है, तो उसकी आमदनी कम रिपोर्ट करेगा, और बताने वाला भी कम रिपोर्ट करेगा कि मैं प्रोग्राम में बेनिफिट ले सकूं। आपका बेसिकली वेलफेयर प्रोग्राम है ना भाई? हमारा प्रोग्राम वेलफेयर का है, और हम जो सवाल करते हैं, जैसा मैंने कहा एसेट्स के सवाल करते हैं, हम उन सवालों के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से उनकी इनकम को असेस करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल, एक और इंसान, अब जैसे कि बहुत से सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती जी, लेकिन अब वो इतने बुरे फंसे हुए हैं कि वो एक टाइम की रोटी भी नहीं ले सकते, और टोटल उनके पास एक 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, बस छाती है और कुछ नहीं है। क्या ऐसे बंदे की भी मदद की जाएगी? बिल्कुल शामिल हो सकता है, जिसका मैंने कहा, क्योंकि लोग कहते हैं ना साढ़े कोल घर ते है लेकिन होर कख भी नहीं हैगा, एनू भी बेच दिता तो ऐसी फिर कित्थे जाएंगे। देखिए, हमारा मकसद भी यही है कि हम इसीलिए घर घर जाते हैं
हमें पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जिस तरह अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मुल्क भर में कोई तकरीबन 3.5 करोड़ ख़ानदानों का डाटा हमारे पास मौजूद है, जो कि तकरीबन आबादी का 90% है। 90% का डाटा हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हम उनका जो माशी हालात हैं उसको असेस करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि सबसे जो गरीब है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जितने हमारे पास अवेलेबल बजट होता है, ऑब्वियसली अभी हम खुद भी बताते हैं और मैं इसको एडमिट भी करता हूँ कि हम हर गरीब को कवर नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अग्रीड। तो हम अब इस वक्त 93 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम के ज़रिए माली मामनत दे रहे हैं, जो कि सेमाई 10,500 रुपया उनको हम देते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह मैंने कहा कि उनकी, अच्छा इसमें भी एक मिथ है जो अक्सर आप सुनती हैं कि जी आप लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं या आप लोगों को, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से हम बेसिकली मैं या आप हम उन लोगों की आवाज़ हैं जो ना सोशल मीडिया पे हैं ना टीवी पे आ सकते हैं। मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी एक्सेस नहीं है, दे कैन नॉट, वो अपनी आवाज़ नहीं भैया, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपके साथ इसलिए डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैंने एक पेज देखा, कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या था मैं नहीं बताना चाहती, हम ही लोग और मजीद उसको देखेंगे, जिस पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं आप ही के नाम पे जी। और जब मैंने आपको कहा हाँ जी मैंने फॉलो किया हुआ है, तो आपने कहा बहन मेरा तो वो हमारा है ही नहीं, हमने उसको रिपोर्ट किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी नालायकी है कि हम अपना, नहीं ये आपकी नालायकी बिल्कुल नहीं है, कर सके, लेकिन बिल्कुल नहीं सर, आप लोगों ने तो लाइक काम किया कि भाई हम उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है। लेकिन अब ये हो रहा है कि जिसके पास खाना भी नहीं है उसके पास कोई ना कोई स्मार्टफोन है, वो उस पे इंस्टाग्राम की रीलें देख लेंगे, फेसबुक के ऊपर स्टोरियां देख लेंगे, टिकटॉक पे चले जाएंगे, कि टाइम तो कम से कम गुजर जाता है ना। और खासकर जो उनकी यंग जनरेशन है जो कि मतलब हमारे जो कुछ करना चाहती है उनको उन तक ये रहनुमाई मालूमात ये पहुंचनी चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि ये जो माली मामनत है ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लोग खुद काम नहीं करेंगे तो गुजारा कर सकेंगे। मतलब हम माहाना अगर हम बात करें तो 3,500 रुपया हम फ़ी ख़ानदान दे रहे हैं, बाकी उनको 20 से 22, अच्छा मैं आपको बताऊं कि उनके जो खराजात हैं माना वो 30 से 35 हज़ार हैं, जिन ख़ानदानों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी उनको 25 से 30 हज़ार रुपया खुद कमाना पड़ता है। अच्छा। हम ये जो जिस तरह मैंने कहा ना कि जो उनका आमदनी और खराजात का फर्क है, बच्चों की फीस रह रही है या कोई ऐसी चीज़ रह रही है, ये सपोर्ट प्रोग्राम है, ये 100% नहीं आपको कवर करता, लेकिन व्यूअर्स कुछ तो रिलीफ आ जाती है ना। बिल्कुल। और क्या होता है कि हर महीने 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, इत्थों फाड़ लेता उत्थों फाड़ लेता, वो जब लोन पड़ जाता है आप पे 50 हज़ार का, तो अगले कहते हैं 50 से लेते ने लाख वापस कर। आपको भी पता है ये भी एक बड़ा ट्विस्टेड सिस्टम हमारे मुल्क में चलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स, इस मसले में नहीं पड़ना। मैंने अपनी आंखों से लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है कि हम आपको 50 हज़ार अभी खड़े खड़े दे देंगे, लेकिन वापस आपने हमें लाख रुपया करना है हर महीने इतने दे के, जान के फंसाया जाता है कि भाई जिसकी 50 वापस करने की पसली नहीं है उस पे लाख का लोन हो गया। फिर घर आते हैं, मार कुटाई करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें करके जाते हैं कि भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज सेफ सिक्योर रजिस्टर्ड चीजों की तरफ जाएं उस जगह, और ये तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट वैसे ही मिल रही है, ट्राई करने में क्या है, अप्लाई करने में क्या है। बिल्कुल। और खातून खाना की एम्पावरमेंट हो रही है, वो इसको वसूल करती है, वो अपना घर में उसका एक किचन हो गया, बच्चों की फीस हो गई, कमेटियां डाली हुई थी, मैं आपको बड़ी वो क्लियर करनी है। एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में ये होता है कि एक लोकल किराना शॉप होती है, तो लोग वहाँ से उधार पे चीज़ें लेते हैं। अब हमने बड़ी सक्सेस स्टोरी देखी है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ हैं उनको दुकानदार अब इस वजह से उधार देते हैं कि उनको गारंटी होती है कि 3 महीने बाद इनको 10,500 रुपया मिलेगा, तो ये हमारा उधार जो है वो चुकता कर देंगे। तो बेसिकली वो एक निज़ाम, एक पूरी, मैं अब थोड़ी सी बताऊं, हमारा इस वक्त जो बजट है वो 474 अरब रुपए का बजट है इस प्रोग्राम का। अच्छा, ये वो पैसा है जो डायरेक्टली लोकल इकॉनमी में जाता है, यानी गाँव की सतह पर। हम जो शहरों में लोग रहने वाले हैं ना, हम ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो हम इंटरनेशनल इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमारा जो पैसा है जब खातून के हाथ में जाता है, एक लोकल शॉप पे खर्च करती है, उस लोकल शॉप की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, फिर वो लेती है, फल वाला, तो एक पूरी एक्टिविटी होती है। यानी आप समझें कि 474 अरब रुपया लोकल गाँव की सतह पे जा रहा होता है। तो ये ना सिर्फ उस खानदान के लिए बल्कि बाकी जो खानदान है। लेकिन भैया मेरा गिला आपसे यही रहेगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, ये बिल्कुल हम जब छोटे थे, जब ये चीज आई थी, कितना अरसा हो गया अब इसको? अभी कम से कम अभी 16वां साल चल रहा है हमारा इस प्रोग्राम का, जो कि शुरू हुए हुए,
और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 2007 में बेसिकली आया था और 2008 में इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया। हमजा वाज बोर्न इन 2006 एंड 2007 में। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल तो सही बिल्कुल। है। और मैं खुद उस वक्त टफ टाइम से गुजर रही थी, सच्ची बात है। मैंने भी कंसिडर किया था, मैंने भी कंसिडर किया था कि मैं आऊँगी, बिकॉज उस वक्त मैं सिंगल मदर थी। और आप जब काम कर रहे होते हैं, साथ बच्चा होता है, बड़े एक टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है वो टाइम नहीं आया, लेकिन अगर आ भी जाते तो व्यूअर्स, ये आपका मुल्क आपको वापस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप पे कोई एहसान नहीं किया जा रहा। आपका मुल्क आपको ओन कर रहा है और आपकी सपोर्ट कर रहा है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि चैरिटी प्रोग्राम या खैरात प्रोग्राम, सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया वर्ड, सोच समझ के। देखें ये, और बिल्कुल आपने अच्छी बात की, ये ना तो चैरिटी है और ना खैरात है, ना ज़कात है। ये हर दुनिया में हर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी जो लोग हैं उनकी 20 से 25% उनकी इनकम को कंट्रीब्यूट करें। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। एक जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म होता है ना, कि आप अमीरों से लेके गरीबों में आप वो करें, ये पूरी दुनिया में निज़ाम है। आप इंग्लैंड में भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, एल्डरली अलाउंस, बच्चों का अलाउंस, हर तबके के लिए एक अलाउंस है, वो सरकार देती है। हालांकि उनकी इनकम सब्सटेंशियल इनकम होती है, उनको ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ क्विकली ये बताता चलूँ कि हमारा ना सिर्फ ये 10,500 रुपये हम देते हैं खातून खानों को, इसके अलावा हमारे 10,500 3,500 10,500 हर सेमाई, 3,500 बेसिकली मंथली के हिसाब से, लेकिन उसको हम प्रोवाइड जो है वो हर सेमाई बना देते हैं। एक अच्छा अमाउंट हो जाता है जी, अच्छा अमाउंट हो जाता है। फिर उसको कम्यूट कम कमेटी करनी पड़ती है, हर 3 महीने बाद निकलती है। अच्छा, उसके अलावा हमारे 2 और प्रोग्राम है। एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम उनको उनके बच्चों को तालीमी वजीफ़ा भी देते हैं। ओ माशाल्लाह। अगर वो उनका कोई बच्चा प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी यानी कच्ची से 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो स्कूल जा रहा है और वो 70% हाज़िरी अचीव कर रहा है, तो हम उनको ऑन एवरेज 3,000 रुपया सेमाई इजाफा पर बच्चा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ लें कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो उनको माहाना 7 से 9,000 रुपया जो है वो मिलता है। एक और हमारा प्रोग्राम है, आपने ग़िज़ा की बात की, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, जो हामला और दूध पिलाने वाली माएँ हैं, ये आपको बहुत पता ही है एक कि ब्रिलियंट चीज़ है व्यूअर्स। हमारे 40% बच्चे जो हैं वो अपना वो हैं स्टंटेड हैं। भैया आप बच्चों की बात करें, देखें जो हामला खातून है और जो दूध पिलाने वाली औरत है, उनके हालात देखें। बिल्कुल। अभी 40 की नहीं होती बेचारी मासूम, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों का बुरबुरा होना हो जाता है। तो हमने उनके लिए ये किया कि हम उनको एक स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, खासकर जो हमारी बेनिफिशियरी मदर्स हैं, जिसमें सारे आयरन, फॉलिक और एनर्जी और वो सारी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये सक्सेसफुल माँ और बच्चे दोनों की खुराक दोनों को के ठीक लिए बहुत करते हैं। इंपॉर्टेंट। देखिए माँ अगर बच्चे का ख्याल रखने जोगी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं जी। मैं आपको बताऊं, मैंने एक सिंध की खातून जो कि ना कपास चुन रही थी, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे गुजारा करती हो पूरा दिन ना, कितने टाइम खाना खाती हो? तो उसने कहा वो जो आप मुझे एक फूड पैकेट साशे देते हैं, मैं अफोर्ड नहीं करती, तो मैं पूरा दिन उस फूड साशे के साथ गुजारती हूँ। वो इतनी एनर्जी मुझे देता है कि मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। और इतनी सैड स्टोरीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे गरीब तबका है, जब माओ से हम पूछते हैं ना तो आप कितना टाइम खाना खाती हैं, तो वो लिटरली ये कहती हैं कि अगर हमारा बच्चा एक टाइम पे एक रोटी से ज़्यादा रोटी मांग ले तो उस दिन हम भूखी रहती हैं। तो मतलब इतने हालात उनके हैं, और हम फिर ये कहते हैं कि जी हम इन लोगों को बेकारी बना रहे हैं, क्योंकि भाई रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मैं खुद माँ हूँ, और माशाल्लाह 3 अपने बायोलॉजिकल बच्चे, 2 मेरे स्टेप किड्स। मुझे भी पता है कि कितना खर्चा होता है। 5 बच्चे हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं आगे लेके चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बंदे की एक तो अगर इंसान सेंसिबली चले, सीधी जो बात है, जितनी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उस हिसाब से अगर फैमिली प्लानिंग पड़े करें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जो आप लोग भी कहते हैं, और ऑब्वियसली गैप सही दे। क्या करते हैं, अभी एक बच्चा गोद में होता है तो अगला बच्चा की प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। अभी एक बच्चे का दूध नहीं उसको पिलाया, बनाना खत्म होता है तो अगली प्रेगनेंसी। 5-6 बच्चे तो ऑन एवरेज हैं उनके, और 5-6 बच्चों के ठीक है, आपको अगर 3-3 हज़ार रुपये मिल भी रहे तो उनके एक्सपेंसेस फिर आगे और बढ़ेंगे। सो बिस्प का हिस्सा बनने से व्यूअर्स आपको गाइडेंस और अवेयरनेस भी बड़ी दी जाती है। इनके टीम वाले बैठ के आपकी थेरेपी भी करते हैं। सबसे बड़ा काम तो आप लोगों का थेरेपी का है। पैसे तो आप देते हैं जितनी आप लोग थेरेपियां करते हैं। अक्सर दूसरे इदारों में लोग आते हैं, पैसे पकड़ते चले जाते हैं, वो उसी पोजीशन में फंसे रहते हैं। आप लोगों को उनके मुश्किल टाइम से निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने वापस कुछ नहीं करना ना। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ रेगुलर बल्कि कोविड वाज वन ऑफ द एग्जांपल, जिस तरह आपने भी बात की कि कोविड में हर जगह बट्टा बैठ गया था। व्यूअर्स बिस्प ने पैसे देने नहीं रोके। हालात बदलते पता नहीं चलता,
कोविड में तकरीबन 15 मिलियन ख़ानदानों को हमने सपोर्ट किया और हमने उनको कैश, जब लोगों के बिल्कुल कारोबार बंद हो गए और बेशुमार जो सफ़ेद पोश लोग थे वो भी सतह गुर्बत के नीचे आ गए, तो उनको भी हमने लोकली सपोर्ट किया और इन हालात में सबसे पहले जो अभी आपने किया, मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डाटा बेस है उसमें आप ज़रूर शमूलियत इख्तियार करें, चाहे आपका स्टेटस अभी बेहतर है, लेकिन क्योंकि पता नहीं चलता कि स्टेटस कब जो है बदल जाए। और मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, चाहे वो बिजली की मद में हैं, गैस की मद में हैं, वो सारा इस डाटाबेस की बुनियाद पे दिया जाएगा। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास में भी हैं और आप समझते हैं कि आप कल बिजली महंगी होने की वजह से आप इफेक्ट होंगे, तो आप ज़रूर हमारे डाटाबेस का हिस्सा बने। पिछले रमज़ान में जो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए सब्सिडी दी गई वो भी हमारे डाटाबेस के ऊपर दी गई। तो हमारे डेस्क इस वक्त हफ्ते के 6 दिन हर सर अब यही तो कहाँ पे हर तहसील की सतह पे, हर तहसील की सतह के ऊपर हमारा एक डेस्क मौजूद है और इसका दायरा कार हम बढ़ाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 6 महीनों हम यूनियन काउंसिल की सतह पे होंगे। वंडरफुल। डेस्क मौजूद है, आप आएँ सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, पीर से लेके हफ्ता तक आए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। खुला है तो जो लोग काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, सैटरडे को आप जा सकते हैं। बिल्कुल। बस लेकिन सैटरडे को जरा जल्दी पहुंचे। जी बिल्कुल। 9 बजे खुलता है तो 9:45 बजे चले जाएं। और जिस तरह आपने आगे बात की, रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खातून खाना है, घर का कोई भी क्या चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, लाएं क्या? सिर्फ शनाख्ती कार्ड उनका चाहिए और उनके बच्चों का बेफॉर्म चाहिए हमें, ताकि हम उनके तमाम बच्चों की डिटेल जो है बिल्कुल फैमिली ट्री कंपोज कर सकें, ताकि हम बेसिकली पूरे ख़ानदान को सपोर्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि एजुकेशन का प्रोग्राम है, हेल्थ का प्रोग्राम है, तो सिर्फ कोई एक फ़र्द उससे सपोर्ट नहीं ले रहा होता, ख़ानदान के तमाम। तो इसलिए हमारे पास ख़ानदान के तमाम अफराद का डाटा होना ज़रूरी है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाने की ज़रूरत है। इवन अगर ओरिजिनल उनके पास नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। बे फॉर्म की कॉपी लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम कोई डॉक्यूमेंट रखते नहीं हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो अपना वो प्रोग्राम का हिस्सा। अब मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँगी। बिल्कुल। मैं आपके पास आई, आपने बिस्प का मुझे हिस्सा बनाया। मैं रेगुलर बंदी हूँ मीडिया शीडिया के लिए, बस एक नॉर्मल बंदा आपका। अब मैंने आपका उस वक्त मुश्किल वक्त था, शुरू कर दिया, उसका हिस्सा बन गई। अब साल गुजर गया, मामलात ठीक हो गए, इनकम भी सेट हो गई है। अब वो बंदा अगर बिस्प से पैसे लेता रहता है तो टेक्निकली तो ये बात गलत है। आपने तो बहुत इसको अच्छा, आप कैसे कंट्रोल में बहुत अच्छा सवाल किया। मैं शायद भूल जाता ये बताना, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं बताने की नहीं, वही वाली बात है ना। अच्छा, हमारा जो पहला निज़ाम था 2011 में हमने पहली दफ़ा लोगों को स्केल के ऊपर शामिल किया था। अच्छा, वो तकरीबन 10 साल प्रोग्राम से बेनिफिट लेते रहे, 2021 तक तो हम नहीं निकाल सके। और हमारे पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि जो लोग बेहतर हो गए वो ले रहे हैं और जिनके हालात खराब हो गए, और जो भूखे नंगे मारे हैं उनको अब हमने निज़ाम ये किया है कि हर 3 साल बाद जो हमसे बेनिफिट ले रहा है वो अपने आप को रीअसेस कराएगा, रीएवैल्यूएशन। अगर वो नहीं करवाएगा, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की तरफ से कि 30 जून जो हमारे लोग शामिल हुए थे 2021 में, जून 2021 में, 30 जून 2024 तक अगर उन्होंने अपने आप को रीअसेस ना करवाया तो उनकी जगह दूसरे लोग प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये 3 साल मैंडेटरी है, वो अपने आप को रीअसेस कराएंगे। क्योंकि लोग फिर कहते हैं ना, सानू आ रहे थे, आ रहे ऐसे क्यों ना करें, बिल्कुल एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बट बात ये है कि बॉस सपोर्ट के लिए आपको दिया जा रहा है, अब आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो आपको खुद ही किनारा कशी कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। और हम अपसेट हैं। हमने 3 साल का अरसा इस वजह से भी रखा है कि और बड़े लोग आए भी हैं आपके पास वापस कि भाई हमारे हालात ठीक हो गए, हमें इस प्रोग्राम से निकाल दें। और 3 साल का हमने रखा है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी में टाइम ले ना। एक बंदा प्रोग्राम में शामिल होता है, उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है, शॉक्स आते रहते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई, इस तरीके से। तो इसलिए हमने 3 साल रखा है कि अगर 3 साल तक उसके हालात बेहतर हो जाते हैं तो प्रोग्राम में कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज हम उसको प्रोग्राम से निकाल देंगे। तो भाई अगर हम एंड में अपने व्यूअर्स को एक कलेक्टिव पैगाम देना चाहें, नॉट जस्ट बिस्प का लेकिन आपका एज एन इंडिविजुअल, देखें आप पहले बिस्प का हिस्सा नहीं थे, एक इंसान थे, आपको इसके बारे में पता चला, आपको जब पोस्ट ऑफर हुई तो आपने उसको इसलिए टेक ऑन किया क्योंकि आपको भी उससे कोई इंस्पिरेशन मिली। तो कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि जो घर पे बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के। एंड बाय द वे व्यूअर्स, सफ़ेद पोश लोगों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, ना आपकी कोई तस्वीर आएगी, ना आपको किसी बिलबोर्ड पे लगाया जाएगा, ना किसी को पता चलेगा। लिटरली ये वो वाली नेकी है जो एक हाथ से अगर आपको पैसे पकड़ाए जाएंगे तो दूसरे हाथ पकड़ने वाले को भी नहीं पता होगा कि वो किससे पकड़ रहे हैं। आपको पता होगा सिर्फ कि बिस्प जो है उससे आपको एक इनकम आती है, किसी बंदे को नहीं पता चलेगा, कोई इसका तमाशा नहीं डलेगा। तो ये ना सोचें कि 3, 4, 5 हज़ार रुपये महीने के लेने के लिए या 10,500 रुपये 10,500 रुपीज़ हर 3 महीने बाद आपको मिल रहे हैं तो उसके साथ आपको जलील भी होना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बहुत ही सेफ, सिक्योर और उसके साथ साथ आपकी इज्जत को बरकरार रखते हुए प्रोग्राम आगे बढ़ता है, राइट सर? बिल्कुल। तो आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? अच्छी बात की। एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए हम लोगों को जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इज़्ज़त नफ्स को बरकरार, डिग्निटी, रिस्पेक्ट को वो करते हुए। मेरा सबसे दो बेसिकली है, एक तो मैं अपनी बेनिफिशरी फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे जो 8171 का जो हमारा नंबर है, सिर्फ उसके ज़रिए आने वाले मैसेज पे एतबार करें। इसके अलावा किसी किस्म का किसी से ना कोई रब्ता करने की ज़रूरत है। हमारे तहसील ऑफिस हर जगह पे मौजूद हैं, आप आएँ, वहाँ पे जो भी आपका मसला है वहाँ पे आप हमें बताएं। और जो नॉन बेनिफिशरीज़ हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप हमारे प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँ, डेटाबेस का हिस्सा बने, ताकि अल्लाह ना करे अगर कभी भी आपके हालात ख़राब हों तो हम आपको इमीडिएट सपोर्ट कर सकें। आपको किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से कर्ज़ लेना ना पड़े। हुकूमत पाकिस्तान आपकी बैक पे खड़ी हो, आपको सपोर्ट करे। और साथ साथ मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अवेयरनेस आपके जो मोहल्ले में रहने वाली ख़वातीन हैं, जो आप समझते हैं कि वो गरीब हैं, उनको भी आप मोबिलाइज़ करें कि वो जिन तक हमारा पैगाम नहीं जाता कि वो आके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने बच्चों को भी रजिस्टर्ड कराएं, ताकि हम उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करें। हमारे जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है उसमें भी उनको रजिस्टर्ड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको अवेयरनेस दें, ताकि वो किसी फ्रॉड या किसी उसमें ना आएँ और वहाँ पे अपने पैसे ज़ाया ना कर पाएँ। तो ये मैं पैगाम देना चाहता आपसे बेनज़ीर इनको सपोर्ट पैसे तो नहीं मांगता? नहीं, बिल्कुल तमाम सर्विसेज फ्री हैं। इवन तो ये सबसे बड़ी बात है ना, जी। जो आप बाय द वे आपसे ऑनलाइन कह रहे हैं कि हमें अपनी आईडी कार्ड दे, हमें अपना ये दे, हमें अपनी बैंक अकाउंट, वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मेहरबानी से ऑथेंटिक जगह जाएं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें। जो नंबर डेजिग्नेटेड है, वो क्या नंबर है हमारा 8171 नंबर है, जिससे हमारे तमाम पैगाम आ जाते हैं। इसके अलावा हमारा कोई किसी 8171 8171 8171 इस नंबर से जो आपको मैसेज आएगा वो आपने उस पर यकीन करना है। लेकिन पहले ही बार बार बता रही हूँ, बिस्प आपसे पैसे नहीं मांगता, वो आपको पैसे देता है, आपको सपोर्ट करता है। और देखें, ये मत सोचिएगा कि भाई हमारे मोहल्ले में 4 औरतें तो ऑलरेडी आती हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, और किसी को बताएंगे तो कहीं हमारे ना रुक जाएं। आपके नहीं रुकते। ये वो नेकी है जो आप अगर और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, बल्कि आप अल्लाह ताला से सवाब भी हासिल करते जाएंगे। सो ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर 6 लोगों ने किया हुआ है हम बताएंगे नहीं, तो जितने लोगों को बताएंगे उतने लोगों को कवर किया जाएगा, अगर वो उसके अंदर क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पैसे हैं देने के लिए, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड के थ्रू जाना है। हर तहसील में अवेलेबिलिटी है, इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल्स में भी आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। और प्लीज़ सोशल मीडिया पे भी हर चीज़ को ना बिलीव करें। बहुत से फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। इंशाल्लाह मेरी अभी नवीद भाई से ये बात हो रही थी कि कुछ प्रॉपर बना के वो भी अनाउंस करके लॉन्च करेंगे कि ये इंस्टाग्राम का पेज है, ये फेसबुक का है, और ये टिकटॉक का है, और ये यूट्यूब का पेज है। आप फिक्र ना करें, इन चीज़ों पर वर्किंग कर रहे हैं सर। बिल्कुल। बट जब तक ये चीज़ें हो रही हैं तब तक राइट पर्सन के पास जाएं, काउंटर पे जाएं, बात करें, अपना मसला बताएं, और इंशाल्लाह उसका बेनिफिट लें। बच्चों का भी, पढ़ाई का भी, अगर आप प्रेग्नेंट या फीडिंग मदर हैं उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको मंथली इनकम की सपोर्ट की ज़रूरत है तो हर 3 महीने बाद आपको 10,500 भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें और हमारे मुल्क को खुशहाली की तरफ गामजद करें। हम कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, बिस्प इज़ अ ब्रिलियंट प्रोग्राम। इसका हिस्सा बने, इनकी भी सपोर्ट करें और पॉजिटिव मैसेज फैलाएं। और एक और चीज़, अगर आप खुद नहीं भी ज़रूरतमंद, तो हम सब के पास सोशल मीडिया के फोरम्स हैं, बिस्प के बारे में बात करें, लोगों को अवेयरनेस दें। क्या पता आपके घर में काम करने वाली ही खातून जो है वो उसका बेनिफिट ले सके और उसके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए। तो आइए मिल के लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं बिस्प के थ्रू। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई आप जैसे कि आप जानते हैं जुम्मे का बाबरकत दिन है, हांडी रोटी भी पका ली, आपको गाइडेंस भी दे दी कि अगर आप किसी फाइनेंशियल टफ स्पॉट में फंसे हुए हैं तो आप किस तरीके से अपने आप को उससे निकाल सकते हैं। सपोर्ट के बहुत से मामलात हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब फेलियर या नाकामी को फेस करते हैं तो बस फिर उनका भट्टा ही बैठ जाता है। अनम को भी मैंने इस सेगमेंट में कहा कि आए मैडम, आप भी साथ आके बैठे, क्योंकि 2-3 दफ़ा इसने मुझसे इंसिडेंट शेयर किया और मैंने कहा अनम
व्हाट्स द बिग डील, ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं। लेकिन सच्ची बात है व्यूअर्स, एक दफ़ा कोई चीज़ में आप फेल कर जाए ना तो अगली बार ट्राई करते हुए कुछ लोग बहुत घबराते हैं। सो क्या करना चाहिए, नाकामी को कामयाबी में कैसे कन्वर्ट करें, ये गाइडेंस हमें चाहिए। और क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है तो इसके ऊपर आप कुछ वर्किंग भी कर सकते हैं। सो वीकेंड के मुनासबत से हमने आज तसद्दुक़ भाई को बुलाया, बहुत ही ब्रिलियंट टीवी एंड मीडिया एनालिस्ट, ही इज़ अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन हिमसेल्फ ऑल्सो एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड उससे बढ़ के लाइफ कोच। सो वी हैव विद अस तसद्दुक़ गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। ये तो पहले की हमारे साथ थी, तो इसको तो मैंने कहा कि एहतिया के बाद बह जाना, उत्थे हांडी रोटी साथ साथ खा भी रही है ना, काम हो गया इसका, अब ये यहाँ आ जाए। नाकामी और कामयाबी, इनमें फ़र्क क्या है? ये आप समझे नतीजा है। मैं और आप एक एफ़र्ट करते हैं और एफ़र्ट के बाद आइदर आप वो एफ़र्ट में आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। अब कामयाबी या नाकामी एक रेलेवेंट टर्म है, यानी आप समझते हैं कि मुझे एक काम करना है और उसके बाद अगर उसका ये नतीजा हुआ तो मैं कामयाब हूँ, अगर उसका ये नतीजा नहीं हुआ तो मैं नाकाम हूँ। ठीक है, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है उस अमल के साथ। और बेसिकली ज़िंदगी, वो कहते हैं ना, सुबह उठते हैं तो वो एक कोशिश से शुरू हो जाती है। उठना, बिस्तर से उठना भी बाजू का कोशिश होती है ना, आप उठ रहे हैं तो वो कोशिश से शुरू होती है और दिन सारा, और जब तक आप होश में हैं तब तक आप कोशिश करते रहते हैं। अब कोशिश का स्केल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कोशिश की ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आप दिन में देखें तो बहुत सारी चीज़ों में कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम नाकाम होते हैं, टाइम मीट नहीं कर पाते बाज़ का। तो एक तो मैं पॉइंट ये कि ये एक मोमेंट बाय मोमेंट एक एफ़र्ट है और उसका कंक्लूजन है। अब जिस कामयाबी या नाकामी को हम जिसकी बात करते हैं वो ज़रा बड़े टर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से 1-2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया, किसी ने जॉब इंटरव्यू दिया और उसमें नाकाम हो गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं सर, इसमें औरत और मर्द के साथ रद्देमल बिल्कुल फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ पे एक दफ़ा फेल करती हैं ना तो हमें घर वाले कहते रहन दे, तेरे बस का काम ही नहीं सी। मुंडा फेल होता है तो सारे कहते कुछ नहीं होता पुत्र, फिर ट्राई कर ले। इसमें आपने इस एस्पेक्ट को भी याद रखना है जब आप कहें, क्योंकि सर देखें, आपका एक इस मुल्क में रहना एक प्रिविलेज है कि आप मर्द पैदा हुए। आप 10 दफ़ा भी नाकाम होंगे ना, घर वाले कहेंगे नहीं नहीं कर कर कर, ट्राई कर, फिर कर, चल ए नहीं तो कुछ और कर। हमें औरतों को हम एक दफ़ा पूरी तरह भी फेल नहीं करेंगे, 50% फेल करेंगे, मतलब आधा काम ठीक हो जाएगा, आधा नहीं होगा। कहेंगे कहा था ना, ये तुम्हारे बस का काम ही नहीं है, ये कोई औरतों वाले काम है, चाहे आपने रेस्टोरेंट क्यों ना खोला हो। ये भी आपने बात कवर करनी है इसमें, क्योंकि हमें नाकामी एक मुख्तलिफ तरीके से फेस करनी पड़ती है और मर्द को मुख्तलिफ तरीके से। राइट के रॉन्ग है ना? बिल्कुल 110% आपने बात ठीक की है। और उसी चीज़ों से मैं भी, जब आप बात कर रही थी तो मैं उसी से रिलेट कर रही थी कि बड़ी इनिशियली मैंने एक काम स्टार्ट किया अपना, और उसमें मतलब बड़ी बुरी तरीके से मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब मैंने दोबारा उसको करने की कोशिश की तो बट मेरे माइंड में इतनी, लेकिन फैमिली का प्रेशर भी था, तब साथ में ये भी था कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर कितने सकोगी, पैसे जाया। अच्छा, कितने जाया औरत कर दिए, अगर बिजनेस या काम करे तो वो पैसे जाया करने हैं, मर्द करे, बेटा करे तो खैर है, कुछ नहीं होता, मेहनत कर रहा है। तो हम क्या अंडे टमाटर बेच रहे हैं? अच्छा, ये आपने जो बात की, मैंने आपको बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया, लेकिन ये एक और एलिमेंट और एस्पेक्ट है जिसको कोई टच नहीं करता। सही है। अच्छा, आप इसका ना एक और पहलू से जायज़ा लें। आज इस मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चले जाएं, आपको ज़्यादा तादाद औरतों की नज़र आएगी। मेडिकल कॉलेज ना औरतों से, लड़कियों से भरा पड़ा है। रीज़न क्या है? ये जो आप बात कर रही हैं ना जुगन, वो ये है कि मर्द को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक हिसाब से वो पैम्परिंग भी है, और पैम्परिंग कभी कामयाब नहीं होने देती। ठीक है, जब आप किसी को ये कहते हैं कि तुम ये कर नहीं सकते, बचपन में भी आप देखें, जब आपको कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो कहता अच्छा अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अक्सर ज़िद यही है ना, ज़िद ये है, तो कामयाबी एक ज़िद है। अच्छा भाई, हम दोनों की तो जिद है, और आपने देखें, आप तो जीती जागती जिद है। आपने हर हाल, मुझे पता है ना कि आपने हर हाल अपनी सिचुएशन, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। पता नहीं आपको किसने मोटिवेट किया इतना कि आपने हर मुश्किल को फेस करके आज भी माशाल्लाह सेट खड़े। बिल्कुल सही। तो ये याद रखें कि जब आप कहते हैं ना कामयाबी एक्चुअली नाकामी की वजह से आपको मिलती है। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं, यानी
जिनका स्केल बहुत बड़ा है ना, उनकी नाकामी भी उतनी ही बड़ी लेकिन सर फिर कामयाबी है क्या? क्या कामयाबी अनम और मेरा बिजनेस स्टार्ट करना और उसके बहुत पैसे कमाना है? क्या हमारी कामयाबी ये है कि हमारे फ्रेंड्स बहुत हैं? कामयाबी है क्या? क्योंकि हर बंदा कहता है दुआ करे कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। भाई कौन से एस्पेक्ट में? क्योंकि हर एस्पेक्ट मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली। जिसके पास पैसा बहुत है वो कामयाब है। लो जी बीमार भी है, किसी से बातचीत नहीं है, कल्ला पूरी जिंदगी गुजार दी मर्द ने, और तो फायदा क्या है ऐसी कामयाबी का? रेफरेंस भाई पॉइंट बदल दिया ना आज के दौर में। कामयाब What आदमी is कामयाबी? उससे समझा जाता है आज के दौर में। रेफरेंस ये है कि जिसके पास बहुत पैसा है, जिसकी बड़ी सी गाड़ी है, जिसको लोग जानते हैं। अनम तुम कामयाब हो यार, तो अनम मुबारक हो, तुम कामयाब हो। मैं भी कामयाब हूँ, शुक्र है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये कामयाबी है? क्या बहुत ज़्यादा पैसा होना कामयाबी है? क्या माइकल जैक्सन एक कामयाब आदमी था? तो बाद किसने दुख रजियत में ये बंदा दुनिया से गया? एग्जैक्टली, डिप्रेशन में। हाँ, तो जैसे मतलब उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, मिलियंस नहीं, बिलियंस, बिलियंस, और वो भी डॉलर। अच्छा, वो भी डॉलर, वो जिस पे हम ना IMF की मिन्नतें करते हैं कि यार एक बिलियन दे दो इस दफ़ा इस साल, ठीक है। उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, लेकिन क्या था, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वो था, सबसे ज़्यादा कहा जाए डिप्रेशन का शिकार वो था, बच्चों के साथ भी फिजिकल एंड मेंटल सिकनेस था उसकी। अच्छा, अब हमने बेसिकली करना क्या है? बेसिकली करना ये है कि हमने वो कहते हैं ना कि आप कुछ चीज़ ऊपर फेंकें ना, हो सकता है आपके सर पे ही आके गिरे, क्योंकि ये इस प्लेनेट में तो यही रूल है ना, ग्रेविटी है, उसने आके नीचे गिरना। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ एक चीज़ जिसको आप समझें कि आप कर सकते हैं और उसकी वजह से रास्ते खुलते हैं। जैसे आप कहते हैं कामयाबी या नाकामी है क्या, ये कोई एक चीज़ है नहीं। आप जो चीज़ आपके जहन में इस वक्त है या जिस लम्हे में आप इस वक्त काम कर रहे हैं, उस वक्त यही कामयाबी या नाकामी आप। और भैया अगर हम बात को एक और एंगल पे लेके जाएं, देखें कामयाबियाँ बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। हर मसले का हल अगर आप कामयाबी से हल कर लें, लाइक पॉजिटिव अंदाज में हल कर लें, तो वो भी एक कामयाबी है, राइट? हम छोटे छोटे मसलों पे अपना भट्टा बैठा देते हैं, तो बड़ी किसी चीज़ को ट्राई भी नहीं करते। तो जब ट्राई भी नहीं करते तो ना तो आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, नाकामी, आप उधर के उधर फंसे रहते हैं। बिल्कुल सही। असल में जो अपने हालात बेहतर करने हैं तो हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे भैया, और हाथ पांव मारते हैं तो कभी कभी बंदा स्विमिंग करते हुए गौता भी खा जाता है, लेकिन किनारे पे पहुंच ही जाता है एक दो दफ़ा डूब डूब के। आप सोचें रोनाल्डो अगर की आप हिस्ट्री पढ़ें तो मेरा ख्याल आप हैरान रह जाएंगे कि उसकी लाइफ स्टोरी क्या है। मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो उसके सफ़र में नाकामियाँ थी ना, उसमें जब वो गिरता था कोई भी शख्स, माइकल जॉर्डन है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको स्कूल की ना टीम से निकाल दिया गया, कई दफ़ा उसके शॉट्स गलत, उसकी बहुत एवरीथिंग वाज रॉन्ग, बट उसने किया क्या, रोनाल्डो ने किया क्या, या हर कामयाब आदमी जिसको आज अब याद करते हैं, उसने किया क्या, वो गिर के उठा है। उसने कहा मैंने यहाँ गिर के रहना नहीं है, मैंने उठना है। अच्छा, होता क्या है कि ये नाकामी और उससे अगली नाकामी, आप सीखते ही नाकामी में, आप कामयाबी में सीख ही नहीं सकते। लेकिन भैया ये भी तो एक सवाल उठता है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, मुझे इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद चाहिए, कि इंसान एक दफ़ा एक चीज़ को ट्राई करता है, वो नहीं चली, तो दूसरी बार उसी चीज़ को क्या अटेम्प्ट करना बेवकूफ़ी है या अक्लमंदी? नहीं, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि फिर अगर एक दफ़ा बंदा फेल हो जाए तो क्या फिर नई चीज़ ट्राई करे या उसी चीज़ को रीट्राई करे? बहुत से लोग इस पर स्प्लिट व्यू देते हैं। घर वाले कहते हैं अनु छठ दूजा काम कर, कुछ लोग कहते हैं कि वही चीज़ बार बार करें, इवेंचुअली आप फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर 8 दफ़ा एक ही चीज़ पे फेल होंगे तो फिर आपसे भी बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो राइट क्या तरीका है? एक दफ़ा फेल हो जाए तो फिर उसके बाद उस चीज़ की तरफ हमारा क्या बिहेवियर, क्या रद्दमल होना चाहिए, ये हम जानेंगे तसद्दुक़ भाई से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड अ ब्रिलियंट मोटिवेशनल स्पीकर, टीवी एंड मीडिया एनालिस्ट। तसद्दुक़ भाई, ब्रेक से पहले एक बात को हमने छोड़ा था कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान एक चीज़ में नाकाम हो जाता है। जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट खोला, वो नहीं चला, सच्ची बात है, मेरे में अब हिम्मत ही नहीं पड़ती फिर से उस तरफ जाने की। इसने भी फूड बिजनेस किया, इसका नहीं चल पाया। ट्रू, फूड बिजनेस 80% फेल होती हैं, 20% सिर्फ चलती हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक पूरी दुनिया में फैक्ट है कि आप अगर 100 रेस्टोरेंट खोलेंगे साल के, उनमें से 20 चलेंगे, 80 बंद हो जाएंगे।
ये बाद में मैंने चीज़ें रियलाइज़ की, क्योंकि अनरिसर्च्ड, वो कहते हैं ना मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकल पड़ी। जैसे कि इसको और मुझे दोनों को आदत है चीज़ें करने की, कि बस हम निकल पड़ते हैं, वो कहते हैं देखी जाएगी। ऐसे केस में क्या करें? आप फेल हो गए एक दफ़ा। असल में ये दो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, कुछ दोनों में कामयाबी भी है, दोनों में नाकामी भी है, देखी गई है। एक फॉर एग्जांपल एडिसन की मिसाल अक्सर लोग देते हैं कि उसने सैकड़ों कोशिशें की बल्ब बनाने की, सैकड़ों नाकाम हुई, यानी 900 या उससे भी ज़्यादा कोशिश उसकी नाकाम हुई। ही डिड नॉट गिव अप, और एक कोशिश उसकी कामयाब हुई, क्योंकि उन सारी कोशिशों में उसने कुछ ना कुछ सीखा, नेक्स्ट लेवल सीखा। तो दिस इज़ वन एग्जांपल कि आप कंसिस्टेंटली उस एरिया में काम करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, राइट। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप इसी एरिया में कामयाब होंगे। जो दूसरी बात आप कर रही हैं ना, हम मल्टीपल एक्सपर्टीज़ में जब चले जाते हैं, हम कहते हैं मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मैं कीता सी ना, याद है, हम रेस्टोरेंट भी साथ ही खोल लिया। अच्छा, क्योंकि पार्टनर्स उस टाइम पे सारे रेस्टोरेंट भी खोल लिया, सैलून भी खोल लिया, जिम भी खोल लिया। अच्छा, उसमें ना आप दूसरों की स्टोरी से इंस्पायर होकर करते हैं ये अक्सर, कि उधर रेस्टोरेंट चंगा चल रहा है, मैं नहीं, भी ये लेकिन काम भैया करता हूं। गलती मेरी ये हुई ना कि अगर रेस्टोरेंट खोल रही थी तो रेस्टोरेंट पे ही कायम रहना चाहिए था। जब आप एक साथ 10 चीज़ों में हाथ डालेंगे, आप किसी एक पे तवज्जो नहीं दे पाएंगे। मेरा सारा वक्त अपनी ही चीज़ों की प्रमोशन में लग जाता था। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, आप कामयाब तब होते हैं ना जब आपके पास सर्वाइवल का कोई चांस नहीं होता। यू हैव टू सर्वाइव, ठीक है ना। जब जैसे वो तारिक बिन ज़ियाद की मिसाल देते हैं, उसे तक कश्तियाँ जला दी, वापसी का कोई रास्ता नहीं है भाई, या मरो या जीतो, एंड सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स। तो फिर आप अपनी पूरी एफर्ट लगा दें। जब पूरी एफर्ट आप लगाएंगे, तब होता ही है कि हमारी एफर्ट में ना वो जेन्युइनिज्म नहीं आता। हमारे पास 100 और चीज़ें ज़हन में घूम रही होती हैं कि यार अच्छा वी आर कंफ्यूज। अगर आप फोकस्ड हैं, आपने पूरी एफर्ट लगानी है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप कामयाब। ये जो अक्सर जो है ना वो बड़े बड़े ब्रांड, अमेज़ॉन इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। उस बंदे ने 9 साल पैसे लगाए हैं उस पर, एक पैसा नहीं कमाया। लोग कहते थे पागल है। आज अमेज़ॉन जैसा कोई है नहीं, बिकॉज से पता था ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्ट ही है, मैंने इसी में करना है, और इसका कब वक्त आएगा। जब आपका पैशन है ना किसी चीज़ में, फिर आप उस पर रिसर्च भी करते हैं, फिर आप उस पर पूरा उसका एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन जब आप कंफ्यूज हैं कि जैसे अब आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टी ये है, बन गया है, कहीं था, डिस्कवर होते हुए शायद आपको वक्त लगा हो, लेकिन आप इसमें कामयाब हैं। अच्छा नहीं भैया, मैं एक बात बताऊं, आई एम वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जिसने 4 साल की उम्र पे ही कहा था मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। मुझे इट्स ऑलमोस्ट लाइक मुझे पैदाइश से पता था मैंने क्या करना है, जबकि मेरी फैमिली में किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। इट वाज नेवर द ग्लैमर एंड द पैसे जो मुझे अट्रैक्ट करते थे, मुझे क्रिएटिविटी अट्रैक्ट करती थी। राइट। और 4 साल की उम्र में मैंने कहा था मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि परफॉर्म करना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये वो और बात है कि होस्टिंग एक्टिंग दोनों कंबाइन हो गई। एरिया मुझे अब तक पैदाइश थी, बट हर बंदा ऐसा नहीं होता। अब मेरा बेटा हमजा 18 साल पे जब कहता है मामा मैं सोच रहा हूँ मैं इस तरफ जाऊँ, तो मैं कहती हूँ तुम्हें अभी तक नहीं पता। तो मेरा मियाँ मुझे कहता है जानी हर किसी को पैदाइश से नहीं पता होता उसने क्या करना है, आप रियलाइज करते हो ओवर टाइम। अच्छा, हर बंदे की ना मुख्तलिफ कहानी है, आप कोई फार्मूला फिट नहीं कर सकते। हाँ। जैसे आपके इसने जो है ना ये रेस्टोरेंट खोला था, इसने ये किया था, वैसे हुआ, 20 साल बाद इस कामयाब हुआ, ये जैसे 60 साल की उम्र में KFC का स्टोरी। हर बंदे की एक स्टोरी नहीं होती, हर बंदे की अपनी स्टोरी है। जैसे आप चलते हैं रास्ते में आपको ना नया रास्ता मिल जाता है। लेकिन भैया हिम्मत कैसे करें फिर से शुरू करने का, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऑब्सेशन है इस चीज़ की कि भाई मैंने ब्यूटी एंड पार्लर टाइप चीज़ खोलनी ही खोलनी है जो चलेगी, और मैं ढीठ हूँ, कायम हूँ इस पर कि मैंने रेस्टोरेंट भी फिर खोलना है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। हर बार सोचती हूँ तो कहती हूँ फिर लॉस हो गया तो की करांगी, उनकी बेचा। ये भी तो है ना, करोड़ों का नुकसान हुआ था भैया, क्योंकि जितनी जमा पूंजी सेव की थी, मैं यही सोचती हूँ प्लॉट ले लिया होता तो उसकी कीमत आज बढ़ गई होती, सोना बंदे ने ले लिया होता कीमत बढ़ गई होती, वो तो गर्क हो गए ना पैसे। देखो मुख्तलिफ बिज़नेस की जो एक्सपर्टी है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि अब आपके पास, आपका मेरा ख्याल है ज़्यादा वक्त इस पैशन में या इस चीज़ पे गुजरता है, आपके पास वो वक्त नहीं है जो आप खुद एक बिजनेस को डेवलप करने में लगाएं। व्हाट डू यू नीड टू डू? भैया आप भी तो बिजनेस चला रहे हैं ना, आप भी तो एक बिजनेस चला रहे हैं, बड़ी कामयाब बिजनेस चला रहे हैं, साथ में आप ये भी करते हैं, और ये भी आपका बहुत टाइम लगाता है, तो इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है। नहीं, बहुत वक्त लगता है दोनों चीज़ों में, यानी स्पेशली बिजनेस पे बहुत। इसीलिए आप कह रहे थे ना, अब देखो 3 दिन से बहना नहीं सोया मैं, मेरी नींद ही नहीं पूरी। तो वक्त बहुत लगता है, और जिस चीज़ पे आप वक्त लगाते हैं ना, जो बड़े डेडिकेशन के साथ उसका रिजल्ट आता ही आता है।
ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा वक्त यहाँ गुजरता है और आप कहते हैं मैं रेस्टोरेंट खोलना है, फिर एक ही ऑप्शन है कि आप एक्सपर्ट को हायर करें और उसको कहें ये बिजनेस रन करे, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें। और आप अपना नहीं कर एक्सपर्ट सकते। भी, जिसको हम स्वेट पार्टनरशिप करते हैं कि भैया आपने अगर पैसे इन्वेस्ट कर दिए और अपना बूथा साथ अटैच कर दिया तो अगले बंदे ने फिर सारी भाग दौड़ की और वहाँ पे फिर आपने कहीं एक प्रॉफिट का, स्प्लिट का जो भी मामला रखा। एग्जैक्टली। लेकिन अक्सर ना जुगन हम एक्सपर्ट तलाश करने में गलती करते हैं। मैं यही आपको कहने लगी थी कि कभी कभी हम जिन लोगों के साथ काम करने का, क्योंकि मेरे तीनों कामों में पार्टनर से मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, वो बुरे लोग नहीं है, मेरी आज भी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ बात। दोस्ती यारी बच गई, लेकिन हम सब ने यही डिसाइड किया कि कम दोबारा नहीं करना। अच्छा, उसकी वजह रेस्टोरेंट तो खैर कोविड की वजह से बंद हुआ था और सैलून फाइनली अपने पैरों पे जब खड़ा होना शुरू हुआ था तो कोविड हिट गया, उसी दौरान कोविड हिट किया। तो हमारी इतनी पसली नहीं थी, 6 महीने सैलरीज दी, सारा कुछ किया, फिर लोगों को नोटिस दिया और कहा कि हम नहीं सस्टेन कर सके। अच्छा, थे ही नहीं, मेरी अपनी इनकम जीरो हो गई थी, तो उस वक्त क्या करते हम? उसमें देखें, उसमें भी मैं 2 मुख्तलिफ मिसालें हैं, लेकिन बात यह कि पहला 2 बातें मैं इसमें कहूँगा। पहली तो आपने जो भी बिज़नेस किया किसी रेफरेंस से किया, किसी ने कहा ये अच्छी कुक है, मैं इसको जानता हूँ, आपने उससे शुरू कर दिया। आप मेरिट पे आपने कोई रिसर्च नहीं की कि यार मुझे वाकई मेरिट पे इस मार्केट में बेस्ट बंदा उठाना है। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, अब वो बहुत अच्छी शेफ़ है, वो बिल्कुल ठीक बंदा है एज शेफ़। अब अगर रेस्टोरेंट बनाना है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि 2 लोग ही बनाएं, वो किचन को हैंडल करे, मैं उसकी प्रमोशन को हैंडल करूं, फेस एंड चलो पैसे डाल दिए, और एक तीसरा बंदा आपको चाहिए ऑपरेशंस जो ऑपरेशंस को देखे, मार वहां पे बंदा खाता है। एग्जैक्टली। और दूसरी जो आपने बात की ना कि अब वो फेल हो गया या कोविड आ गया, देखो उसमें भी अप्रोच थी। कोविड में आई एम सॉरी, मैं जस्ट बिकॉज कोविड आ गया इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा मलबा कोविड पे डालूं। जिनके चले हैं उनके चले हैं, उसकी रीज़न है उनके कोविड में भी चले, उनकी रीज़न है ना, उनकी रीज़न है कि आपको देखना है कि आपका सस्टेनेबिलिटी कितनी है। आप फॉर एग्जांपल लोगों ने क्या किया, लोगों को घर बिठाया, जो अफोर्ड कर सकते थे सैलरीज पे बिठाया, जो नहीं कर सकते थे बगैर सैलरी के बिठाया, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आप बैंकरप्ट हो जाएं सिर्फ इसलिए कि लोगों को सैलरीज देनी है। आप इस काबिल होंगे ना जुगन कि आप दूसरों को सैलरी, आप पहले सर्वाइव करेंगे तो सैलरीज देंगे। तो देयर कुड बी अ रॉन्ग डिसीजन कि नहीं मुझे सबको सैलरीज भी देनी है, मुझे रेंट्स भी पूरे देने हैं, आप नेगोशिएट करें उनसे। और बात यह है कि जब भी कोई नई बिजनेस शुरू करें, 6 महीने से साल तक का, आइडियली साल तक का रनिंग का खर्चा आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कॉस्ट हर महीने 4 लाख रुपए आ रही है तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 48 लाख आप अकाउंट में रखें, ताकि आप उस काम को अगर कहीं फंसते हैं कोई ऊंच, और वो आपके पास बैकअप में रहेंगे अकाउंट में, वो आपने रखने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर 1 साल के बाद भी आप इतने भी नहीं कमा रहे कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकें, तो फिर आपको किनारा सही। ये उस बिज़नेस के लिए है जिसमें आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं। तो आप दूसरों की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं। एक बंदा कल कहता है जी मैं नहीं करना, यू कैन नॉट फाइंड अनदर पर्सन, फिर आपको ना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी आप बिज़नेस करते हैं अपनी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ में, अपने पैशन के अंदर करें, राइट। अगर नहीं है पैशन या एक्सपर्टीज़ लेकिन आप करना चाहते हैं, फिर जैसे आपने कहा आपके पास बैकअप होना चाहिए जिसमें आप मार्केट से बेस्ट बंदे उठाएं और फिर उनको काम पे लगाएं, और वो करेंगे, क्यों नहीं और करेंगे? काम सीख के करें। व्यूअर्स, एक बात ये जो मैंने अपने अनम आपने भी ये सीखा होगा, ये 110% बात ठीक है कि आपको अपना कोई भी काम करना चाहिए, उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है ना एक्सपीरियंस, समझ तो आए ना, पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। अब आज मैं अनम को हमेशा कहती हूँ यार आप खोल ले रेस्टोरेंट, खोल ले, क्योंकि तुम्हें बैक एंड फ्रंट एंड सब चीज़ों का पता चल गया। अब तुम सिर्फ शेफ नहीं हो, हाँ एक प्रॉपर मैनेजमेंट का बंदा पकड़ो, लेकिन करो, और अल्लाह इंशाल्लाह तुम्हें सुरखरू करेगा। देखो आप अच्छा, एंड में तसद्दुक भाई पैगाम क्या देंगे व्यूअर्स को? देखिए वीकेंड भी आ रहा है, कुछ मोटिवेट करें लोगों बिल्कुल सही है। बेसिकली ना कामयाबी जो है ना वो नाकामियों के बाद मिलती है। तो अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो नाकामी से घबरा गए, गिर के उठ नहीं पाए, अपने आप को दोबारा से सफ़र में नहीं डाला, तो पॉसिबल नहीं है आप कामयाब हों। तो और दूसरी बात ये जो हम पहले भी की कि कामयाबी नाकामी के दौरान आप सीखते हैं, कामयाबी के दौरान आप सीखते ही नहीं हैं, आप तवज्जो ही नहीं देते। जब आप नाकाम होते हैं आप देखते हैं अच्छा मैंने क्या गलत किया, कहाँ से मुझे दोबारा किस तरह से करना है, कुछ लोगों ने कैसे बेहतर किया था मैं उस तरह करूँ। तो ये एक सफ़र है सीखने का, और हर कामयाबी एक ख़ास लेवल ऑफ जो ना आपकी एक्सपर्टीज़ जब आप अचीव करते हैं, जब इतना सीख लेते हैं, जब उसको डिलीवर करते हैं, फिर आपको मिलती है। तो इसलिए अगर आप समझते हैं आपने ज़्यादा कामयाब होना है तो ज़्यादा फेल हो के अपने आप को दोबारा से वो एलियन की तरह ना दोबारा खड़ा करें और कहें जी मैंने इसको करके दिखाना है। देयर इज़ नो
अदर वे कि आप मेहनत के बगैर कामयाबी हासिल करें। लेकिन नाकामी भी कोई रेलेवेंट टर्म है, कोई एब्सोल्यूट नाकामी नहीं है ये। आज आप किसी चीज़ में नाकाम हो इसका मतलब नहीं ज़िंदगी फेल हो गई। आई मीन देयर आर 100 अदर थिंग्स, 100 अदर ऑप्शंस जिसमें, और 100 अदर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आपने तय कर लिया कि मैंने इसको करके छोड़ना है, तो आप यकीन करें कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच भैया, खुश रहें, आबाद रहें। अनम थैंक यू। यू वेलकम। आज तुमसे को होस्टिंग भी करवा ली, हांडी भी पकवा लिया, सारा कुछ करा लिया, बट वही तो बात है व्यूअर्स, हम एक फैमिली है और हम एक फैमिली की तरह बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन सब माँ बाप से और उन सब फैमिली मेम्बर्स से जो अपने घर के बच्चों को बार बार कहते हैं कि बह जा, रहन दे, छड़ दे, जा नौकरी कर ले, उनको हिम्मत दे कि वो आगे बढ़ें और अपने आप को इतना खुद मुख्तार करें कि किसी की तनख्वाह के मोहताज ना रहें। सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है। हम तीनों जो यहाँ पे बैठे हुए, हम जो भी काम करते हैं, नौकरी शौकरी करते हैं, उसके साथ हमने कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बनाया हुआ है। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। रोज़ी रोटे के डिफरेंट एवेन्यूज़ खुले रखने चाहिए ताकि इंसान कभी भी एक जगह पे फंसे तो दूसरी जगह पे कोई ना कोई सिलसिला आपका चलता रहे। इसी नोट पे हैव अ लवली वीकेंड। ज़िंदगी रही तो फिर मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।